कल मैं आपको बता रहा था सारणी के प्रगुणों के विषय में, और शायद आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा वी डिस्कस द टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी उन्हें मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपकी थी, यदि किसी सारणी में किसी भी पर्टिकुलर पथ या किसी भी पर्टिकुलर स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। ये हमारे सारणी का एक प्रगुण है। तो जब हम प्रॉब्लम को हल करते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है कि या तो किसी पथ में सभी अवयव शून्य हो जाएं या किसी स्तंभ में सभी अवयव शून्य हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में फिर उस सारणी को हल नहीं किया जाता है, उसका मान शून्य के बराबर लिख दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, है ना, कि अगर किसी सारणी में परस्पर दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में सर्वसम हैं, है ना, तो उस सारणी का मान भी शून्य के बराबर होता है। और ये भी मैंने आपको कल करके दिखाया था। तीसरी प्रॉपर्टी आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, जैसे कोई सारणी है, मान लो ये है A1 A2 B1 B2। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सारणी का फाइनल सॉल्यूशन हमें जब ही प्राप्त होता है जब वो सारणी हमारी सेकेंड ऑर्डर में चेंज हो जाती है ना। मैंने आपको बताया था जब एक बार आप किसी भी सारणी का विस्तार करते हैं, when you are explain one time of the determinant, then the order of determinant less 1। कहने का तात्पर्य है कि अगर 4 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और उसका अगर आपने विस्तार किया है तो वो थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन जाएगी, और अगर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और अगर आप उसका विस्तार करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन जाएगी, है ना। और सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट के बाद फिर आपको विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां से उसका सीधे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, हमने सडनली एक डिटरमिनेंट ले ली सेकेंड ऑर्डर। अब अगर हम इसका विस्तार करें तो मैंने बताया था विस्तार में डायगोनल मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। और पहले डाउनवर्ड डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपवर्ड डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये बनेगा हमारा A1 B2 और माइनस A2 B1। देखा आपने, ये वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की, आएगी ना। अब अगर आप देखिए, पहले देख लीजिए फिर मैं बताऊं प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया, देखिए जो दूसरा कॉलम है सारणी का, जो दूसरा स्तंभ है उसे मैंने पहला बना दिया, और जो पहला स्तंभ था उसे मैंने दूसरा बना दिया, और फिर आप इसका विस्तार करिए तो ये क्या मिलेगा A1 A2 B1। देखिए, डायगोनल मल्टीप्लाई करो A2 B1 और माइनस क्या मिलेगा A1 B2 A1। और अब अगर आप यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B1। क्लियर। अब आप इस रिजल्ट को देखिए आराम से, और इस रिजल्ट को देखिए आराम से। देखा आपने, दोनों रिजल्ट देखिए सेम है, एकदम सेम। देखो ना, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो आपकी अगर है ये प्लस
प्लस चिन्ह के साथ है और ये माइनस चिन्ह के साथ। तो मैंने बच्चों यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ कॉलम को, मैंने यहाँ स्तंभों को उनके स्थानों को बदल दिया, यानी दो स्तंभों को आपस में बदल दिया, है ना। तो आप देखते सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो उसका मान है उसका चिन्ह बदल गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जब किसी सारणी की परस्पर दो पंक्तियों को, ध्यान से सुनिए, यदि किसी सारणी की परस्पर दो पंक्तियों को या परस्पर दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उनका चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, फिर से मैं बता रहा हूं आपको थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो। कोई भी सारणी है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन की आवश्यकता है, आपको लगता है कि अगर हम इस कॉलम को उस स्थान पे लाएं, इस कॉलम को इस स्थान पे ले जाएं, या हम इस पंक्ति को यहाँ पे लाएं, इस पंक्ति को यहाँ पे ले जाएं, तो हमारा सलूशन हो सकता है, ले जा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप उसका चिन्ह बदल लीजिए। तो ये तुम्हारी थर्ड प्रॉपर्टी बनती है कि यदि किसी सारणी की परस्पर दो पंक्तियों या परस्पर दो स्तंभों को आपस में उनके स्थानों को बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसका चिन्ह बदल जाता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हम रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट ले ली, ये हमारी है A1, A2, B1 और B2। देखिए इसका सॉल्यूशन अभी मैंने दिखाया था आपको, डायगोनल मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्यूशन मिलेगा A1 B2 और माइनस A2 B1, मिल गया ना। यहां पर हमने दो स्तंभों के स्थानों को चेंज किया था, देखिए ना, सेकेंड कॉलम इन प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इन प्लेस ऑफ सेकेंड कॉलम। लेकिन यहां भी जो हम करने जा रहे हैं, हम रो चेंज इनटू द कॉलम, क्या करने जा रहे हैं, रो चेंज इनटू द कॉलम, यानी पंक्ति को हम स्तंभ बना देंगे। और जब आप पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक स्तंभ तुम्हारा पंक्ति बन जाएगा। देखिए A1 B1 पंक्ति है या नहीं, बोलो, रो है ना। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये कॉलम हुआ ना। A2 B2 देखिए रो है ना, अगर इसको हम यूं लिख दें तो ये कॉलम हुआ ना। और अब अगर आप इसका हल निकालें तो फिर डायगोनल मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब इन परिणामों को बहुत आराम से आप देखिए, कहीं से कोई भी परिवर्तन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो इट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट, है ना। ये हमारे सारणी का चौथा प्रगुण है। अगर आपको ऐसी कहीं आवश्यकता पड़ती है कि रो को आपको कॉलम बनाना है या कॉलम को आपको रो बनाना है, तो बेशक आप बना सकते हैं, सारणी के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा प्रगुण क्या है। देखिए जैसे हम लिखते हैं A1 प्लस डेल्टा, A2 प्लस बीटा और A3 प्लस अल्फा, ये कंबाइंड पद लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप या नहीं। और फिर हमने लिख दिया B1 B2 B3 और फिर मैंने लिख दिया C1 C2 और C3। अब आप देखिए इसे, देख रहे हैं ना, ठीक एकदम थर्ड ऑर्डर में मेरी ये डिटरमिनेंट बन गई है। अगर नंबर ऑफ रोज की हम बात करेंगे तो देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तब भी देखिए 1 2 3, 3 रो हैं 3 कॉलम है।
तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/3। लेकिन आप इसमें एक जो विशेष बात है वो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट है ना, एवरी एलिमेंट इज द कंबाइंड टर्म। हर अवयव एक आपका संयुक्त पद है ना। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपको मिले तो ये प्रॉपर्टी है, इस तरह की सारणी को इसी ऑर्डर की दो सारणियों में आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। देखिए इसके लिखने का तरीका क्या है। पहले संयुक्त पद में देखिए डेल्टा बीटा अल्फा छोड़ दो आप, A1 A2 A3 लिख लो, और सेकेंड और थर्ड कॉलम आप डिटो लिख दो। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है। अब पहली डिटरमिनेंट जो आपने लिखी वहां से देखिए जो संयुक्त पद आपका था, ये एलिमेंट के जो संयुक्त टर्म थे, वहां से आपने डेल्टा बीटा अल्फा छोड़ दिया था, A1 A2 A2 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में फिर इसी ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट लिखेंगे, लेकिन उसमें A1 A2 A3 को छोड़ देंगे, है ना, केवल डेल्टा बीटा और अल्फा लिखेंगे। लेकिन देखिए संयुक्त पद किसके साथ है, प्लस चिन्ह के साथ, तो यहां पर भी चिन्ह प्लस आएगा। अगर ये कंबाइंड टर्म आपका माइनस चिन्ह के साथ है तो फिर यहां पर माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा बीटा और अल्फा। फिर ये हो जाएगा B1 B2 B3, ये हो जाएगा C1 C2 C3। तो देखिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ना। मैंने बताया फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। अगर ऐसी कोई सारणी है जिसमें कोई भी स्तंभ आपका कैसा है, संयुक्त पद है, तो उसी आर्डर की उस सारणी को दो सारणिकों में अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। जैसे हम लिखते हैं A B C 0 0 0 0 0 और 0। तो देखिए ये भी आपका एक डिटरमिनेंट है ना। और ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट का 3/3। लेकिन यहां आप देखेंगे गौर से, है ना, तो देखेंगे जो एलिमेंट हैं वो केवल 3 अवयव ऐसे हैं जो शून्य के सिवा है ना। A B C के अलावा सारे के सारे अवयव हमारे कैसे हैं, शून्य हैं। तो इस प्रकार की जो डिटरमिनेंट होती है वो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कहलाती है। अगर ये ट्रायंगल, क्योंकि जो एलिमेंट हैं वो एक ट्रायंगल के रूप में लिखे हुए हैं, तो ये ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कहलाती है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल ऊपर की ओर बन रहा है तो ये अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कहलाती है, और अगर ये ट्रायंगल नीचे की ओर बन रहा है तो ये लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट कहलाती है। तो ये कुल हमने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई हैं। इन्हीं प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखते हुए डिटरमिनेंट के सवालों को हल किया जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा हल करने के तरीके, कैसे ऑपरेशन की यूज करते हैं, है ना। और किसी भी डिटरमिनेंट को जब हम ऑपरेशन प्रयोग करते हैं तो उस ऑपरेशन के तहत मेरा मकसद होता है किसी भी पर्सनल स्तंभ या किसी भी पर्सनल रो में कम से कम अगर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो 2 0 बन जाए। अगर आप थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर किसी रो या पर्टिकुलर किसी कॉलम में मिनिमम 2 0 बना लेते हैं तो फिर उसका विस्तार बहुत आसान हो जाता है। अब तीनों अगर 0 हो जाएंगे तो सारणी का मान 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम 2 0 मिल जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन, गणना, विस्तार के पद
उसमें हमें बहुत सहूलियत मिलती है। जबकि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि सारणी का वास्तविक सॉल्यूशन, सारणी का वास्तविक हल, उसका अपना विस्तार होता है। लेकिन देखा यह गया है कि कभी कभी अगर डायरेक्ट हम सवाल का विस्तार करते हैं, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ये देखा गया है कि कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, गणनाएं हमारी बड़ी कठिन हो जाती हैं। उन गणनाओं को आसान करने के लिए we use the operation in the determinant, है ना। और जब ये सिचुएशन हम पैदा कर लेते हैं अपने सवाल में कि 2 0 है ना in the any particular row or 2 0 in the any particular column, then we explain, तो हमारी गणना बहुत आसान हो जाती है। तो जो हम ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, या तो ऑपरेशन का प्रयोग आप रो वाइज करेंगे या ऑपरेशन का प्रयोग आप कॉलम वाइज करेंगे। एक साथ में दोनों ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं कि आपने रो का भी ऑपरेशन यूज किया और कॉलम का भी ऑपरेशन यूज किया, है ना। तो कल हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, इस विषय में बताएंगे। तब तक इसकी प्रॉपर्टियों का आप अध्ययन करें, ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।